फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से एसजीएम में, जिसको हम स्कूल घर में बुलाते हैं। मैं लोकेश शर्मा आपकी सिविक्स फैकल्टी के रूप में एनसीईआरटी क्लास 11th की देख रहा हूं और जिसका एक वीडियो आपके पास आ चुका है, जिसमें हमने एक चिट्ठी के बारे में बात की थी जो किताब आपसे कहना चाहती है या लेखक उस किताब का आपसे मुखातिब होना चाहता है किताब को शुरू करने से पहले। अब हम अपनी पारंपरिक रूप से पाठ 1 से या अध्याय 1 से शुरुआत करेंगे। उम्मीद करते हैं आपने वीडियो देख ली होगी, नहीं देखी हो तो एक बार आप उस वीडियो को देखें, तभी आप शुरुआत करने में और अधिक सहज हो पाएंगे इस राजनीति शास्त्र की इस दुनिया में, और उसको समझने में भी आप सक्षम होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की। तो आप लोगों का पहला जो चैप्टर है उसका नाम है संविधान क्यों और कैसे। तो पहले चैप्टर के मुख्य शीर्षक को एक बार समझते हैं। हम लोगों ने देखा संविधान, पिछली वीडियो में संविधान के बारे में छोटी मोटी चीज़ें मैंने बताई आपको, लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे 2 शब्दों पर चर्चा करेंगे, क्यों और कैसे। मैंने हमेशा एक चीज़ आपको बताई है कि सबसे पहले किसी भी पाठ का परिचय ज़रूर पढ़ें। उस परिचय से आपको प्राप्त होगा कि क्या आप पढ़ेंगे उसमें। तो शुरुआत हम परिचय से ही करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि संविधान की आवश्यकता क्यों हुई और वह कैसे निर्माण हुआ है। इन्हीं 2 शब्दों पर चर्चा होगी, पहला क्यों और दूसरा कैसे। चलिए जूम करते हैं इसको पहले, ताकि आप लोगों को दिखता रहे। आप लोगों के पास आपकी पुस्तकें हैं, बहुत अच्छी बात है, उसको आप अंडरलाइन करते रहें। पुस्तक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो को प्ले करेंगे और साथ साथ ये उसी पुस्तक की पीडीएफ है, ऑथेंटिक पीडीएफ है, एनसीईआरटी पब्लिकेशन की ही है और ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड की हुई है, तो दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो हम परिचय को स्टार्ट करेंगे। तो सीधा से इसमें लिखा हुआ है कि आप आगे के अध्यायों में संविधान की कार्यप्रणाली अर्थात वर्किंग और उसके विभिन्न पहलुओं के बारे में पढ़ेंगे। किसके? संविधान के। भाई कार्यप्रणाली क्या होगी कि चुनाव क्या होते हैं, सरकार क्या होगी, राष्ट्रपति क्या होता है, कैसे चुना जाता है, प्रधानमंत्री का क्या रोल होता है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि सरकार के पूरे ढांचे और सरकार की संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत आए कहाँ से, उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, और उसकी उत्पत्ति होती है भारत के संविधान से। अब बड़ा कठिन शब्दावलियाँ हैं इसमें। पहला है सरकार के पूरे ढांचा और संस्थाएं और उनको नियंत्रित करने वाले सिद्धांत। सरकार का ढांचा मैंने आपको बता चुका हूँ कि सरकार में आपकी हर वह चीज़ आ जाती है जो आपको राजनीति की दुनिया में दिखाई दे रही है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चुनाव, सारी चीज़ें। और उसकी संस्थाओं में क्या आ जाती हैं? संवैधानिक संस्था होती हैं, कुछ सांविधिक संस्थाएं होती हैं, कुछ आपकी विधिक संस्थाएं होती हैं। तो इन सब संस्थाओं को रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए क्या चीज़ होती है? उन सबको शक्ति कहाँ से मिल रही है, वो सब कार्य कैसे करेंगे, ये सब कुछ बताता है संविधान। तो इसलिए आपको क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? 4 सवालों से हमारी मुठभेड़ होगी। पहला सवाल, संविधान किसे कहते हैं? व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान किसे कहते हैं? अगला जो आपका पॉइंट है कि संविधान इस समाज को क्या देता है। अंततः हमारा और आपका जो भी पूरा का पूरा फोकस है, उद्देश्य है, वह यह है कि कोई भी चीज़ इस सोसाइटी को लाभ पहुंचा रही है या हानि। इस सोसाइटी को जो लाभ पहुंचा रहा है वह हमारी प्रासंगिक है, हमारी महत्वपूर्ण चीज़ है, हमारी काम की चीज़ है और उसको हम बनाए रखते हैं। जैसे धर्म, जैसे जाति, जैसे हायरार्की या परिवार, या फिर
सरकार या फिर राज्य या आर्थिक व्यवस्था, यदि यह सारी चीज़ें संविधान उसको समाज को फ़ायदा पहुंचाती हैं तो ये बनी रहेंगी, क्योंकि समाज बना रहेगा तो राज्य बना रहेगा, राज्य बना रहेगा तो हम बने रहेंगे। मानव सभ्यता आज इस स्तर पर इसलिए आ पाई है क्योंकि हमने सामंजस्य, तालमेल और मिलजुल कर भावना को बढ़ोतरी की, और उस बढ़ोतरी को और आगे पहुंचाते पहुंचाते हम परिवार, समाज, जिला, राज्य और देश और विश्व के स्तर पर आज भी हमारी जो प्रजाति है मानव, वह आज भी बने हुए हैं। हमें अन्य दुनिया से या दुनिया की अन्य प्राणियों से किस प्रकार से हम अलग होते हैं, क्योंकि हमारे पास समाज है, सोसाइटी है। किसी और प्रजाति के पास सोसाइटी नहीं है, वो केवल परिवार तक सीमित रह जाते हैं। जैसे आप अन्य प्रजातियों में देखेंगे तो एक परिवार होगा, सोसाइटी भी होगी तो बहुत कच्चे स्तर की होती है। हम लोगों ने सोसाइटी बनाई है, तो सोसाइटी को संविधान क्या देता है? यदि संविधान बहुत अच्छी आपको आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में सहयोगी होता है तो संविधान अच्छी चीज़ है। तो भाई हम देखेंगे सोसाइटी को क्या देता है। साथ ही साथ संविधान समाज में शक्ति का बंटवारा कैसे करता है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि समाज में शक्ति होती है, वह शक्ति कुछ लोगों के पास अधिक होती है, कुछ के पास कम होती है, और ऐसे में जिसके पास शक्ति ज़्यादा होती है तो कहीं वह उस शक्ति का दुरुपयोग ना कर ले, कहीं जैसे बोलते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, कोई ताकतवर आदमी कमज़ोर आदमी को पीट भी सकता है जो उसके पास शक्ति है, कोई पैसे वाला आदमी किसी गरीब आदमी का शोषण कर सकता है क्योंकि उसके पास शक्ति है। तो ऐसे में ये जो शक्ति के केंद्र हैं, उन केंद्रों से निकलकर शक्ति पूरे समाज में कैसे बंटती है, उसको बांटने का काम कौन करता है? संविधान। तो वह कैसे करता है ये भी हम देखेंगे। अब इतना महत्वपूर्ण हो गया संविधान कि वह सोसाइटी को कुछ दे भी रहा है, सोसाइटी में शक्ति का बंटवारा कर रहा है, तो ये संविधान बना कैसे, किसने इसको बनाया? इन्हीं सब 4 प्रश्नों को लेकर हमारा पूरा चैप्टर फ्रेम्ड है। तो इसके हम पहली बात को देखते हैं कि संविधान की आवश्यकता क्यों है। मैंने एक प्रश्न ऊपर लिख रखा है मोटे मोटे लेटर्स में कि किसी भी विषय को जानने से पहले प्रश्न करो कि उसे पढ़ा या जाना ही क्यों जाए। आपसे कोई पूछता है कि आप कौन सा विषय पढ़ेंगे, तो अक्सर ये जवाब आता है कि मार्किंग अच्छी है इसमें, या कोई ऐसा सब टॉपिक है जो आपकी इच्छा है कि हम ये क्यों करना चाहते हैं, या कोई और चीज़ है। तो पहला प्रश्न आता है कि क्यों ही करें हम इसको, ज़रूरत क्या है? मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ज़रूरत क्या है इसकी? सिविक्स पढ़ रहे हैं, ज़रूरत क्या है इसकी? तो पहला ही प्रश्न होना चाहिए। और जब आप इस प्रश्न से सामना करके आगे बढ़ेंगे किसी भी चीज़ को लेकर कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो आप धीरे धीरे उस मूल प्रश्न तक पहुंच जाएंगे कि जहां से उसकी उत्पत्ति होती है। जैसे फिलॉसफी की दुनिया में हम धीरे 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 अंत तक पहुंच जाते हैं कि ईश्वर की आवश्यकता क्यों है, आत्मा क्या होती है, फॉर्म क्या है। और जब आप फिजिक्स के स्तर पे जाते हैं, साइंस के स्तर पे जाते हैं, तब धीरे 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 अंततः उस प्रश्न तक पहुंचते हैं कि मैटर क्या होता है, मैटर बना कैसे, ये दुनिया की उत्पत्ति कैसे हुई। ये जो प्रश्न करने की श्रृंखला है कि जो आपको अनवरत श्रृंखला बिल्कुल लास्ट तक पहुंचा देती है, तब आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिलना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न करो कि हम पढ़ें क्यों, हमें संविधान की नीड क्या है। तो यदि मैं मोटा मोटी आपको संविधान के बारे में बताऊं तो संविधान नियमों का एक समुच्चय है, एक समूह है, रूल्स का, नियमों का। बहुत सारे नियम एक जगह लिख दिए गए हैं और उसको एक किताब की फॉर्म में दे दिया गया। ये देखिए, मैंने आपको इसलिए ये आपको किताब का चित्र भी आपको दिया है बना के। और मूल संविधान आपका यह था, भारत का संविधान, और ये एक किताब के रूप में है। तो ये किताब आई कहाँ से, इसकी नीड क्यों है, इसके कार्य क्या है, समाज के लिए इसकी भूमिका क्या है, इन सब प्रश्नों को हम देखेंगे। तो पहला प्रश्न यह है कि संविधान क्या है, क्यों है, और इसका उत्तर हमको पहले शीर्षक में मिलता है कि संविधान तालमेल बढ़ाता है, अर्थात भरोसा दिलाता है
किस चीज़ का भरोसा। तो कल्पना करें आप एक बड़े समूह के सदस्य हैं। ग्रुप्स तो आपने देखे होंगे, दोस्तों का ग्रुप होता है, परिवारों का ग्रुप होता है, समाज में ग्रुप होता है। आप उसके सदस्य हैं और उसकी कुछ विशेषताएं भी हैं, और उस समूह के सदस्य एक दूसरे से हर प्रकार से भिन्न हैं। जैसे अगर हम पूरे भारत की बात करें तो उसमें देखो भिन्नताएं किस किस स्तर पर हो सकती हैं। जेंडर अलग अलग हो सकते हैं, ज्योग्राफी भूगोल अलग अलग हो सकता है, रेस नस्ल अलग अलग हो सकती है, कास्ट अर्थात जाति अलग अलग हो सकती हैं, उनके धर्म अलग अलग हो सकते हैं, लैंग्वेजेस अलग हो सकती हैं, सोसाइटी अलग हो सकती है। अब पूरे के पूरे भारत में हर एक प्रकार का भिन्नताएं हैं। कोई पुरुष है, कोई महिला है, कोई थर्ड जेंडर है, कोई कास्ट में जाति में ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, और अब तो सब कास्टेस भी आ गई हैं। धर्म अलग अलग हैं। धर्म में आप देखेंगे कि कोई बौद्ध है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, पंजाबी है और मुस्लिम है। तो हर धर्म का व्यक्ति भी है। भाषाएं बहुत सारी हैं, सोसाइटीज़ अलग अलग हैं, जलवायु अलग अलग है। इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ हैं हमारे देश में। इन डाइवर्सिटीज़ को इसमें लिखा हुआ है। कुछ बूढ़े हैं, कुछ जवान हैं, कुछ धनी हैं, कुछ गरीब हैं। अब आप ऐसे ही एक समूह के सदस्य हैं और उन समूह के सदस्यों के बीच में कुछ पहलुओं को लेकर विवाद है, अर्थात मत भिन्नताएं हैं, अलग अलग सोच रखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के पास कितनी संपत्ति रखने की इजाज़त होनी चाहिए। कोई कहता है 2 लाख रुपए, कोई कहता है 5 लाख, कोई 10 लाख। अगला प्रश्न है, क्या सभी बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य है या माता पिता को इसका निर्णय लेने देना चाहिए। जैसे आपके संविधान के तहत लिखा गया है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और उनके माता पिता उनको नज़दीकी स्कूल में दाखिला दिलवाएंगे। उनके पास पैसे हों या नहीं हो, कोई बच्चा पढ़ाई से नहीं छूटेगा और माता पिता का ये कर्तव्य है। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, राज्य ये डिसाइड नहीं करेगा, सरकार ही डिसाइड नहीं करेगी, बल्कि माता पिता खुद सोचें कि क्या उनका बच्चा पढ़ने जाएगा कि नहीं। या फिर एक समूह को अपनी सुरक्षा के लिए कितना खर्च करना चाहिए, कितने पार्क बनवाने चाहिए, या फिर अपने ही सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करने देना चाहिए या नहीं करने देना चाहिए। ये सारे प्रश्न हो सकते हैं और उस समूह के अलग अलग लोग उसका अलग अलग उत्तर देंगे। जैसे हिंदू बोलेगा नहीं, ईश्वर राम होने चाहिए, कृष्ण होने चाहिए, और मुस्लिम बोलेंगे कि अल्लाह या पैगंबर को मानिए, क्रिश्चियन अपने ईश्वर को बोलेंगे, कोई और अपने ईश्वर को बोलेगा। तो ऐसे में मत भिन्नताएं होंगी, लेकिन वो एक ग्रुप भी है, उसको एक साथ बने रहना भी है। अब इतनी अलग अलग विचार हैं और उन विचारों के बावजूद सदस्य एक साथ रहेंगे भी, एक दूसरे पर आश्रित भी हैं, सहयोग भी करेंगे, क्योंकि सहयोग नहीं करेंगे तो ग्रुप नहीं रह पाएगा, एक देश नहीं रह पाएगा। तो वही क्या किया जाए कि सब लोग शांतिपूर्वक एक साथ रहें। इतने सब विवादों के बाद तब आते हैं कि उन ग्रुप्स के लिए एक साथ रहने के लिए, उस ग्रुप के सदस्यों को एक साथ रहने के लिए, उस ग्रुप के ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है कि कुछ बुनियादी नियम के बारे में सभी लोग सहमत हो जाएं। अर्थात कुछ मुद्दों पर सभी लोग एक जैसी राय रखें। कुछ बुनियादी, सभी नहीं, कुछ बुनियादी ऐसे नियम बनाए जाएं कि उन पर वे सभी लोग एक साथ अमल कर सकें। अब प्रश्न उठता है कि ऐसे नियमों की ज़रूरत क्यों है, क्या ज़रूरत है कि ऐसे बुनियादी नियम बनाए जाएं। तो चलिए कल्पना करते हैं कि ऐसे कोई बुनियादी नियम है ही नहीं। जब बुनियादी नियम ऐसे होंगे नहीं कि जिसमें कोई सुरक्षित ही नहीं होगा, सभी लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे। जैसे एक बुनियादी नियम ये है कि हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है। अब यह नियम कोई मानता ही नहीं है। ताकतवर व्यक्ति कमज़ोर व्यक्ति को पीट देता है, तो कमज़ोर व्यक्ति हमेशा अपने आप को असुरक्षित महसूस करेगा, कहीं कोई पीट पाट ना दे हमको। तो ऐसे में वह अपना और ग्रोथ नहीं कर सकता, अच्छे से जीवन नहीं जी सकता। तो
ऐसे नियमों के अभाव में प्रत्येक सदस्य किसी न किसी तरीके से अपने आप को असुरक्षित महसूस करेगा। उसे मालूम ही नहीं होगी एक समूह के सदस्य एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करेंगे, वो तो बस अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर रहेगा, किसका किस चीज़ पर अधिकार है। तब जाकर पता चलता है, तब जाके एक मान्यता मानी जाती है कि एक काम करते हैं कि सभी लोग मिलकर, ये जो हम लोग अलग अलग हैं, ये सब लोग मिलकर एक बुनियादी नियम बनाते हैं ताकि आपस में समन्वय बना रहे, एक दूसरे के बारे में हम प्रिडिक्ट कर सकें, हम ये महसूस कर सकें कि हम भी सुरक्षित हैं, आप भी सुरक्षित हैं। हम अपने आप को सरवाइव करने के लिए ज़रूरी है कुछ नियम बनाए जाएं, ऐसे नियम जो सभी लोग माने। जैसे आप रोड पर चलते हैं, एक व्यक्ति का मन कर रहा है बीच में चलना, मान के चलिए कोई नियम नहीं है चलने का, एक व्यक्ति का मन कर रहा है कि रोड के बीच में चलने का, एक व्यक्ति का मन कर रहा है ऐसे ऐसे चलने का, एक व्यक्ति का मन कर रहा है ऐसे ऐसे चलने का। अब ये तो सीधा सीधा जा रहा था, इतने में एक मुड़ गया, कोई नियम ही नहीं था चलने का, एक्सीडेंट होगा, टकराव होगा, क्या कोई चल सकता है? नहीं चल सकता। तब ऐसे में हम प्रयास करते हैं कि रोड के कुछ नियम बनाए जाएं कि भाई बाईं तरफ चला जाएगा जब आप इधर से इधर को तरफ जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे तो आप इधर चलेंगे, ये इसका बाईं तरफ है। आप ओवरटेक करेंगे तो जहाँ पर करेंगे जहाँ पर ये डॉटेड लाइंस होंगी, ओवर स्पीड लिमिट मेंटेन होगी। ऐसे में सभी लोग सुरक्षित यात्रा कर सकते हैं। तो ये बुनियादी नियम हुआ नहीं हुआ। ऐसे ही जब आप रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन जाते हैं तो वहाँ के नियम होते हैं। ठीक इसी प्रकार पूरे देश के लिए भी कुछ बुनियादी नियम चाहिए होते हैं। जब हम एक छोटी सी यात्रा एक सार्वभौमिक नियम के बिना कर नहीं सकते हैं तो क्या देश चल सकता है? नहीं चल सकता। उन्हीं बुनियादी नियमों का समुच्चय ही संविधान है, जिसको पूरा सोसाइटी, पूरे देश के हर एक वर्ग, हर जाति, हर लिंग, हर धर्म का व्यक्ति मानता है। अब अगली बात, लेकिन ये नियम केवल पता ही नहीं होने चाहिए बल्कि उनको लागू भी कराया जाए। ये इंटरेस्टिंग बात है कि सिर्फ नियम बना देना काफ़ी नहीं है, उसका एग्जीक्यूशन भी हो। आपने नियम तो बना दिया कि सब लोग बाईं तरफ चलेंगे, एक व्यक्ति का मन कर रहा है कि नहीं हम तो आएंगे तब भी इधर चलेंगे, अब एक्सीडेंट होगा। अब एक्सीडेंट होगा तो क्या होगा? तब इसमें इस व्यक्ति की गलती पता चलेगी, उसको पनिशमेंट मिलेगा, न्यायालय होगा जो उसको दंड देगा। जो दंड देने की शक्ति है यह भी संविधान डिसाइड करे कि उस व्यक्ति को जो नियम पालन नहीं करेगा उसको दंड दिया जाएगा। जब वह दंड मिलेगा तब वह व्यक्ति इधर चलना शुरू करेगा। तो ऐसे में हम देखते हैं कि सिर्फ नियमों को बना देना कि नहीं रूल आपके बन चुके हैं, एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है, तो रूल बनाना बेकार है, नियम बनाना बेकार है, एग्जीक्यूशन भी उसी स्तर पर हो। जैसे अक्सर बच्चे लोग क्या करते हैं, 1 अप्रैल से अपना सत्र शुरू होने वाला है कुछ दिनों बाद, और पूरे साल का टाइम टेबल बनाते हैं कि देखिए मैं सुबह 4 बजे उठूँगा, पढ़ाई करूँगा, उसके बाद फिर ये करूँगा। वो पूरे दिन का अपना टाइम टेबल होता है, पूरे साल का बन तो जाता है, बहुत क्लिष्ट तरीके से बनता है, एक भी सेकंड सांस लेने की फुर्सत नहीं होती, हर चीज़ निर्धारित होगी, खाना किस टाइम खाएंगे, खेलने किस टाइम जाएंगे, सोएंगे किस टाइम। अब आज बना आपका टाइम टेबल और पता चला कि आप पढ़ने बैठे थे, 4 से 5 आपका टाइम था, इतने में आपका दोस्त आपको फ़ोन करता है कि सुनो भाई आज क्रिकेट होने वाला है और तुमको ओपनिंग बल्लेबाज बना के हम ले चल रहे हैं। अब आपका जो डामाडोल हुआ, दृढ़ संकल्प, अब आपने कहा कि ऐसा है अभी तो पूरी साल पड़ी है और एक काम करते हैं चलो आज खेल लेते हैं, कल से पढ़ाई शुरू करेंगे। कल पढ़ने बैठे तो कुछ और बिग बॉस शुरू हो गया, परसों पढ़ने बैठे तो कुछ और शुरू हो गया। ऐसे में आपने रूल तो बनाए लेकिन उनको लागू नहीं किया। और लागू कौन कराता है उस नियम को? या तो आप खुद या आपके घर का न्यायालय कौन, मम्मी या पापा, कि आपने बैट उधर उठाया नहीं, उधर उड़ती हुई चप्पल सिर पे आई नहीं। तो जब दंड देने की शक्ति या दंड का डर होगा तभी
सभी लोग उन नियमों को मानेंगे। तो जब नियमों को मानेंगे तभी उन नियमों को बनाने का फ़ायदा होगा। तो अंततः हम एक परिभाषा तक पहुंचते हैं कि संविधान का पहला काम यह है कि बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराएं जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय हो, तालमेल हो और विश्वास हो। ठीक, तालमेल हो और विश्वास हो। तो तालमेल कैसे बनेगा? एक दूसरे से सौहार्दपूर्ण बिहेवियर रहेगा। और विश्वास कैसे बनेगा? कि सभी लोग इस नियमों को पालन करेंगे, सभी सुरक्षित महसूस करेंगे। तो यह था आपका पहला कार्य कि संविधान क्यों बनाया गया। मुझे उम्मीद करता हूँ कि यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा।